हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर और मैंने ये नोट्स खुद हाथ से बना रखे हैं लिख के, तो आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कर दिया है केमिस्ट्री का 9th क्लास का, और अब हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे से करेंगे। तो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो ये सेकंड चैप्टर है वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या जो हमारे आसपास इतने सारे मैटर हैं वो क्या प्योर हैं। तो देखो, मैटर क्या होता है। मैटर हमने कल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर इन आर सराउंडिंग में पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जिसका मास होता है, मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर दो टाइप के होते हैं, एक तो प्योर मैटर और एक इम्प्योर मैटर। ठीक है, मैटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, प्योर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्योर जो मैटर होते हैं ये इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, जैसे कॉपर होगा या फिर ऑक्सीजन या फिर प्योर वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो इम्प्योर होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो टाइप के, दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे टी, एयर, सॉइल, लेमिनोड एंड चिवडा एंड सॉल्ट सॉल्यूशन सैंड इन वाटर। इसमें क्या होगा, दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं। अब जो प्योर मैटर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं, और इम्प्योर वाले जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो प्योर मेटल थे वो दो टाइप के थे, एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट आपने पढ़े हैं पहले से ही, एलिमेंट, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। ठीक है, ये सारे आपने पढ़े हैं। एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, और जो कंपाउंड है उनको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट तो जैसे एक ही है, उनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बट कंपाउंड को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। और मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मतलब जैसे सेम फेज, जैसे सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट का सॉल्यूशन, अगर सॉल्ट को सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब वाटर में डालेंगे तो और सॉल्यूशन बनेगा, तो वो क्या होगा, ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या है, उनका जो फेज़ होगा वो सेम ही होगा। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें डिफरेंट फेज़ होगा, जैसे सैंड इन सॉइल, तो अलग अलग साफ पता चलेगा सैंड सॉइल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैटर के बारे में और मैटर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं ये इसके बाद देखते हैं, अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस के बारे में देखेंगे हम अच्छे से। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड। ठीक है, तो हम इसमें मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। मिक्सचर जो होता है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड। मिक्सचर में क्या होता है, ये एक साथ मिक्स हो जाते हैं, एलिमेंट जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं, पर नया कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जैसे इसमें क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट करते हैं एक नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। मिक्सचर में तो नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, बट जो कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, उसमें एलिमेंट रिएक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे NaCl मिलके Na और प्लस Cl मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। और दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनेंगे, H2O के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए सेकंड डिफरेंस इसमें है, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है वेरिएबल होता है, और जो कंपाउंड का है, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। और देखो, जो मिक्सचर का जो होता है वेरिएबल होता है, जो कॉम्पोजिशन होता है, बट अगर कंपाउंड की बात करें तो इनका जो इनमें जो होता है इनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है। जैसे H2O में कितना वाटर और जो ऑक्सीजन का रेशियो है उसमें फिक्स्ड रहता है। तो ये देख लेंगे हम। ठीक है, जैसे देखिए, हम इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, जैसे H2O का देखेंगे, H2O का रेशो, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जैसे मान लो 2 होता है। ठीक है, और 2 होता है, और हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 is 2 और 2 8 जार 16, तो 1:8 क्या हो गया, 1:8 मतलब 1 हो गया 8 का, और नहीं सॉरी 1 हो गया हाइड्रोजन का और 8 हो गया आपका ऑक्सीजन का। तो ये क्या होता है, इसका फिक्स्ड होता है प्रोपोर्शन।
और फिर थर्ड देखते हैं, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। और इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस, एंड द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। और ये तो जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, अपना कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस से थोड़ा प्रॉपर्टी शो करता है, बट जो ये कंपाउंड होता है वो बिल्कुल न्यू जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है और न्यू प्रॉपर्टी होती है उसकी। ठीक है, अब देखो मिक्सचर होता है, फोर्थ डिफरेंस ये है कि मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। अब देखो जो एलिमेंट्स जो होंगे, हम क्या करेंगे, इनको फिजिकली आराम से क्या होगा, मतलब मिक्सचर में एलिमेंट्स को हम इजीली फिजिकली ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो चीज़ें हैं, दो मिक्सचर हैं, जैसे चावल में पत्थर वत्थर या कुछ, उनको हम कैसे कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं हाथ से। ठीक है, तो फिजिकली जिसको सेपरेट कर सकते हैं वो हो गया मिक्सचर, और कंपाउंड को हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, हमें इसके लिए केमिकल मेथड करना पड़ेगा, या फिर जैसे H2O को सेपरेट करने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंसेस, दो टाइप के थे। इसके बाद हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस, देखते हैं अब इम्प्योर सब्सटेंसेस देखेंगे। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने दो पढ़े थे, एक तो मिक्सचर था, फिर मिक्सचर को ही हमने डिवाइड किया था, डिफ्रेंशिएट करा था होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। जो होमोजीनस मिक्सचर था वो था सॉल्यूशन, मतलब ट्रू सॉल्यूशन था, और हेट्रोजीनस दो टाइप के थे, एक तो कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। ठीक है, तो देखो अब जो होमोजीनस मिक्सचर था उसमें पार्टिकल्स आर स्मॉल लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से इसमें पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, और 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसके 1 नैनोमीटर इज टू 10⁻⁹ ठीक है, और ये होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, और पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इसको सीधे पार्टिकल्स को इसमें फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और ये क्या करते हैं, लाइट को बीम ऑफ लाइट को पास नहीं होने देते, स्कैटर नहीं होने देते। ठीक है, तो और इसके एग्जांपल हो गए जैसे सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, इसमें पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। अब सेकंड है हमारा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, उसके दो टाइप थे, एक तो कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है, वेरी स्मॉल 1 to 100 नैनोमीटर, 10⁻⁹ to 10⁻⁷। ठीक है, कोलॉइडल में ये होता है 1 to 100 नैनोमीटर, 10⁻⁹ to 10⁻⁷ होता है। और ये क्या होता है, ट्रांसल्यूशेंट होते हैं, मतलब थोड़ा इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बट थोड़ा इससे कम होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन से कम होते हैं, ट्रांसपेरेंट। और अब जाते हैं हम इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन से, और स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट, और ये क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को। इसका एग्जांपल हो गया आपका मिल्क। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया मिल्क। अब देखते हैं हम इसके बाद मिल्क हो गया। अब है हमारा थर्ड जो है, थर्ड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सस्पेंशन आ जाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी पढ़ लिया। इसमें थोड़ा देखो जो ट्रू सॉल्यूशन में इतने पास पास थे मॉलिक्यूल्स, बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में थोड़ा दूर है, जैसे मिल्क में। ठीक है, अब सस्पेंशन पार्टिकल्स आर लार्ज मोर देन 100 नैनोमीटर, मतलब 100 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻, इसमें पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, 10⁻⁷ से ज़्यादा होते हैं। ये ओपेक होते हैं, ओपेक का मतलब आर पार बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें से इस बीम ऑफ लाइट पास कराई जाए तो आर पार नहीं दिखेगा, और ये ओपेक होते हैं। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, और इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, ये क्या करते हैं, लाइट को बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। एग्जांपल चॉक पाउडर प्लस वाटर। अगर चॉक पाउडर और सस्पेंशन का जो एग्जांपल हो गया वो चॉक पाउडर एंड वाटर है। ठीक है, तो ये है हमारा। अब आ जाते हैं टिंडल इफेक्ट। इसके बाद देखेंगे हम टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा घर पे भी, अगर कोई अंधेरे कमरे पे एक लाइट पड़ रही हो तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, या फिर एक जो जंगल होता है
जंगल में देखा होगा आपने, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया होगा, एक ऐसे घना जंगल दिखा रखा है, फिर ऐसे कोहरा कोहरा मतलब थोड़े थोड़े पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं और फिर उसमें से सनलाइट पास होती है। देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है। इफ़ अ लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, देन द सब्सटेंस इज सेड टू शो टिंडल इफेक्ट। अब देखो, अगर लाइट पास होती है किसी मीडियम के थ्रू और इसका पाथ बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे अभी बोला, कोई अंधेरे कमरे में अगर कहीं पे थोड़ा विंडो से या फिर कहीं ऐसे छेद है जिसके रास्ते लाइट पास आ रही है, अंदर आ रही है और पूरा कमरे में अंधेरा, तो वो पाथ हमें बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है। इन ट्रू सॉल्यूशन स्कैटरिंग कैन नॉट सीन। अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़े हमने अभी, तो इसमें देखेंगे स्कैटरिंग किस किस में दिखती है। ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग बिल्कुल नहीं दिखती है, और स्कैटरिंग नहीं दिखती है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग दिखती है, और सस्पेंशन में भी स्कैटरिंग दिखती है। ठीक है। अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन की बात करें और सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन में दो होते हैं, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सोल्यूट होता है हमेशा लेस अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट में होता है। ठीक है। और जो अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में, वही इसमें सस्पेंशन में होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम बोल देते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, मतलब जो लेस अमाउंट पे है, उसी को ही सस्पेंशन में हमने डिस्पर्स फेज बोल दिया है, और जो मोर अमाउंट पे है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोल दिया है। ठीक है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स मीडियम, अब सस्पेंशन में क्या देखेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल मीडियम में देखेंगे। इसमें दो होते हैं, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और एक मीडियम होता है। ठीक है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं, मतलब जैसे सॉल्यूट, और जो मीडियम होता है वो मोर अमाउंट में होता है, जैसे सॉल्वेंट। ठीक। अब आ जाते हैं हम, देखते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम टाइप, और इसके एग्जांपल देखेंगे। डिस्पर्स फेज मतलब, डिस्पर्स फेज अभी देखा था। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जब डिस्पर्स फेज, उसके लिए जो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, मतलब लेस अमाउंट में होता है, उसके लिए हमने डिस्पर्स फेज सस्पेंशन में यूज़ किया है। और उसके डिस्पर्सिंग मीडियम जो सॉल्वेंट है, जो मोर अमाउंट पे है, उसके लिए डिस्पर्सिंग मीडियम यूज़ किया। ठीक है। तो डिस्पर्स फेज में अगर लिक्विड होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होगा, मतलब लिक्विड लेस अमाउंट में और गैस मोर अमाउंट में होगा, तो क्या बनाएगा, एरोसॉल, जिसे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज होगा और गैस डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, तो फिर भी एरोसॉल बनेगा, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल और एग्जॉस्ट। ठीक है। अब गैस, अगर हम गैस डिस्पर्स फेज में होगा और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम में, तो ये बनाएगा फोम, जैसे शेविंग क्रीम। और अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज और दोनों लिक्विड डिस्पर्स फेज भी और डिस्पर्स मीडियम भी दोनों लिक्विड हैं, तो क्या बनेगा, इमल्शन बनेगा, जैसे मिल्क और फेस क्रीम। अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज में है और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम में है, तो क्या बनेगा, सॉल बनेगा, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मड भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर गैस डिस्पर्स फेज और सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो फोम बनेगा, और फोम रबर, स्पॉन्ज एंड द प्यूमिस जेली, चीज़, बटर। ये प्यूमिस वो होता है एक अलग टाइप का, जो पत्थर होता है, हल्का हल्का पत्थर होता है। ठीक है। तो अब देखिए, जो लिक्विड होता है, अगर डिस्पर्स फेज होगा और सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, तो जेल बनाएंगे, तो जेली, चीज़, बटर, ऐसी चीज़ें। ठीक है। अब देखो, जब डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम जो होगा सॉलिड होगा, तो उसमें क्या बनेगा, सॉलिड सॉल बनेगा, और ये होता है कलर्ड जैम स्टोन, मिल्की ग्लास। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है जो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। सॉल्यूट क्या होता है, हम फिर देखेंगे। सॉल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड। अब देखो, 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ। इनको कंसंट्रेशन को मेज़र करने के बहुत सारे
मेथड है, बट इस चैप्टर में हमारे 2 ही मेथड देखेंगे हम। एक तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर परसेंटेज निकालनी हो, किसी का कंसंट्रेशन निकालना हो, परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कम वाला है उसके सॉल्यूट का मास निकालेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, अगर मास बाय वॉल्यूम देख रहे हैं तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट के मास पहले वो करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब दोनों सॉल्यूट और सॉल्यूशन का। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम लीटर में लिखेंगे और मास केजी में। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अगर इसमें क्या है, सॉल्यूशन कैन सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसका जो सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब क्या होगा, कम होगा। सॉल्ट डालेंगे अगर 30 ग्राम इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो पहले जो कम है, जो ज़्यादा और कम कौन सा, देखो वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, और सॉल्ट का कम अमाउंट में है। तो देखो सॉल्ट क्या हो गया हमारा, सॉल्ट हो गया हमारा सॉल्यूट, और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे 320 ग्राम। और फिर उसके बाद हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन के मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे, तो हमारे आगे दोनों के मास आ गए। इसके बाद क्या करना है, हमने मास कैलकुलेट करे हमने। उसके बाद मास आया था 360 सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो कम वाला था उसका मास अपॉन टोटल मास, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को प्लस करा था जो हमने 360 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा 0। हमारा इसका निकल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो ये देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 40 को, अच्छा ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इधर वाला नहीं करना। देखो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 40 हो गया, 40 अपॉन 36 हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे 36 को, इसको 2 से और छोटा कर देंगे, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 8 ज़ार 16, 18 आ गया, और 40 को 2 2 ज़ार 20 आ गया। अब इसको 20 को हम 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 20 का टेबल, और फिर कितना बचेगा 2, तो पॉइंट लगेगा। फिर हम 0 बढ़ाएंगे, मतलब फिर से नीचे 2 बच जाएगा, और 2 फिर 0 लगाएंगे तो 11 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 11.1, तो 11.1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वेरियस सेपरेशन प्रोसेसेस। अब सेपरेशन की कौन कौन सी प्रोसेसेस हम देखते हैं। एक तो फिल्ट्रेशन हो गया, और मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल हो गया, इवेपोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, एंड सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। ठीक है, तो एक एक मेथड को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब डेंसिटी में डिफरेंस होगा, जो जिसके डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा, तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा। ठीक है, सैंड एंड वाटर को ले लेंगे इसमें फिल्ट्रेशन में। देखो वाटर और सैंड को लेंगे, तो अगर उसको हम फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, सैंड ऊपर रह जाएगी और वाटर नीचे चले जाएगा। कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को सेपरेट करते हैं। फिर आ जाते देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। अब इसमें भी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे आयरन फिलिंग एंड सैंड। अब देखो किसी सैंड में आयरन के पार्टिकल लगाएंगे हम, तो उसको उसको क्या करेंगे हम, मैग्नेट से ऐसे अगर मैग्नेट लगाएंगे सैंड पे तो क्या होगा, सारे जो मैग्नेट के पार्टिकल थे वो किस में लग जाएंगे, मैग्नेट पे लग जाएंगे। ठीक है, और मैग्नेट पे लग जाएंगे, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जैसे सैंड हो गया वो अपने वो क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे रह जाएगा।
ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी इजी था। अब आ जाता है सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सब्लिमेटरी पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल। अब जैसे सब्लिमेटरी पार्टिकल्स को नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल से सेपरेट करेंगे। इसमें मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अब देखो, जो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेटरी है, और जो सॉल्ट है वो नॉन सब्लिमेटरी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सीधे जो पार्टिकल्स होते हैं सब्लिमेशन में, आपने देखा होगा सब्लिमेशन प्रोसेस होती है सॉलिड से सीधे गैस बनने की प्रोसेस को बिना लिक्विड में चेंज हुए। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, देखो इसको हीट करेंगे। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऊपर जाएंगे, और ये देखो इन्वर्टेड फनल में ऊपर एक कॉटन का यहाँ पे एक देखो एक कॉटन, ये ऊपर कॉटन का क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये कॉटन लगी हुई है, कॉटन प्लग लगी हुई है, और यहाँ से ये गैस पास हो रही है वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड की। इन्वर्टेड फनल है, और तो ये क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड हमने करा। ये क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, जो गैस है वो डीसब्लिमेट हो जा रही है एंड चेंज्ड इनटू सॉलिड। और ये गैस क्योंकि अब बाहर निकलने का तो है नहीं इसका, तो ये क्या कर रही है, डीसब्लिमेट होके मतलब चेंज हो जा रही है फिर से सॉलिड में। तो इसको बोल दिया, ये हो गया हमारा सब्लिमेशन। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ, हमारी जो प्रोसेस थी सेपरेशन की, वो है आपका सेपरेटिंग फनल। अब देखो, टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने की प्रोसेस है ये। और डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इनके दे हैव, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट में डिफरेंस होगा, तो मतलब क्या होगा, उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, कैरोसिन ऑयल और वाटर, ठीक है, ये क्या हो गए, इनकी इनकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। अब देखो कैरोसिन ऑयल, ऑयल ऑयल क्या होगा, ऊपर तैरेगा और वाटर नीचे फिल्टर हो जाएगा। अब इसको एक सेपरेटिंग फनल से हम देखेंगे कि देखो ऑयल कैरोसिन ऑयल थोड़ा ऊपर रह जाएगा, और ये सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे और वाटर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन देखो, फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ये इवेपोरेशन में क्या करते हैं, मतलब एक वोलेटाइल सॉल्यूशन को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को सेपरेट करने की ये प्रोसेस है। जो क्या हो गया वो उड़ जाता है, मतलब जो पानी इवेपोरेट हो जाए, जो चीज़ इवेपोरेट हो जाएगी उसको बोल देंगे वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो जो वाटर होता है इसमें, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट हो जाएगा नीचे बच जाएगा। जैसे अगर सी वाटर को अगर हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, लास्ट है। अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल इवेपोरेशन की मतलब वेपोराइजेशन की तरह है। ठीक है, तो थोड़ा मिलती जुलती है। अभी देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसमें देखो इसमें क्या करेंगे, कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कूल करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, उसमें से क्रिस्टल हमें मिलेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया, क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज फॉर ऑप्टेनिंग प्योर सॉलिड सब्सटेंसेज फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब इम्प्योर सैंपल में से हमने क्या किया, प्योर सॉलिड सब्सटेंसेज को ऑप्टेन किया। जैसे सी वाटर में से सॉल्ट मिला हमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बट इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम प्रोसेस है। इवेपोरेशन थोड़ा सा इतना डिफरेंस है कि इवेपोरेशन में कभी कभी चांसेस होते हैं कि जो जैसे उसमें सॉल्ट भी इवेपोरेट हो जाएगा, बट क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलाइजेशन में वाटर इवेपोरेट हो जाएगा बट सॉल्ट वैसे ही रहेगा, सॉल्ट के क्रिस्टल बन जाएंगे। अब सेवन्थ हमारे जो सेपरेशन के प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। जैसे एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन देखो, एसीटोन क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये इसका क्या होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको जो क्योंकि हम इन दोनों को एसीटोन और वाटर को बॉईल करने लगाएंगे, तो क्या होगा, पहले कौन बॉईल हो जाएगा, एसीटोन बॉईल हो जाएगा, फिर वाटर। ठीक है, इसके बाद अब देखो
7th है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसमें खाली डिस्टिलेशन कर लीजिएगा, मैंने उधर भी फ्रैक्शनल लिख दिया है, इसमें ये फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये खाली डिस्टिलेशन होगा, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, 2 या 2 मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने की ये प्रोसेस है, एसीटोन और वाटर, ठीक है, डिस्टिलेशन में। और अब आ गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो 8th प्रोसेस है सेपरेशन की। fractional distillation is a process of separating two or more miscible liquid with difference of boiling point less than 25 K, ठीक है। 25 केल्विन से क्या होगा, इसमें ज़्यादा कम होगा डिफरेंस। उसमें देखो जो हमने डिस्टिलेशन देखा था उसमें कितना था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, 25 से ज़्यादा था। देखो 156 4 मतलब 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 25 केल्विन का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें एसीटोन और इथेनॉल ले लिया, और इसमें एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस है, और इथेनॉल का कितना है 78 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ 9th प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिज़ोल्व इन अ सेम सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट्स को सेपरेट करने की प्रोसेस जिसमें जो क्या हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है सेम सॉल्वेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट की डिफरेंट अलग अलग सॉल्यूट की क्या होती है, अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है इनका। एंड एप्लीकेशन सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट ऑफ डाई, और इसमें क्या होता है, सेपरेट करते हैं कलर डाई कलर कंपोनेंट, मतलब कलर में से सेपरेट, कलर को सेपरेट करने की प्रोसेस है। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। इसमें क्या होता है, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने की प्रोसेस जो आती है वो आती है आपकी क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, उनको सेपरेट करने की प्रोसेस है। इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड और स्पूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनको रोटेट किया जाता है एट हाई स्पीड इन द सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग में इनको क्या किया जाता है, हाई स्पीड में। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखा होगा, जो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, दो फिजिक्स में पढ़े होंगे आपने। जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है वो ये ले लिया हमने, क्या इनको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री लैब में होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ आ गया, 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब में रखा, दो टेस्ट ट्यूब में क्या करा, 2 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, इनको रखा, जैसे अलग अलग मिक्सचर रख दिया, और ये क्या होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे, और अलग अलग होते जाएंगे, जिनकी अलग अलग जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे, फिर जिसकी डेंसिटी ऊपर कम होगी वो ऊपर, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये वाली प्रोसेस थी आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो एक 2 और एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दिए हुए हैं, ये और ये, इनको भी देख लेते हैं एक बारी। और इसके बाद ये सारा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं, तो जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये है सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ एयर। एयर के कॉम्पोनेंट को सेपरेट करने की प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, हमने यहाँ एयर इन करी, एयर अंदर डाली, और ये क्या करा, एयर अंडर प्रेशर, जो एयर है वो प्रेशर में है, यहाँ से गई, ये हॉट एयर गई, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने के बाद ये क्या हो गया, हॉट एयर अंदर को गई। उसके बाद ये यहाँ पे मिक्सड हुई, ठीक है। मिक्सड हुई तो क्या हुआ, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन, और यहाँ से क्या करा, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को अंदर किया, ठीक है। यहाँ से अंदर गई, और वाटर जो हो गया, जो वाटर था वाटर आउट हो गया, वाटर यहाँ से वापस चला गया, और जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर थी, ठीक है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर थी वो अंदर चली गई, फिर अंदर गई, यहाँ पे सेपरेशन हुआ तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये बाहर चली गई। ड्राई आइस, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, ये जो फिर वो बची हुई एयर थी, जैसे अब देखो एयर में तो हर सारी चीज़ें होंगी ना, जैसे एयर में तो क्या क्या होगी, देखो एयर है, एयर में आपके एयर है, एयर में क्या क्या होंगे आपके, एयर में होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2SO2, ठीक है, नहीं N2 आर्गन, हीलियम, ये सारे जो गैसेस होंगी ये क्या करेंगी, इन होंगे, अंदर होंगी, तो उसमें से हम क्या करते जाएंगे, सेपरेट करते जाएंगे। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे CO2 भी थी, तो हमने यहाँ से हमने बाहर कर दी है, ठीक है। फिर ये अंदर गई, फिर जो बाकी बची हुई जो थी वो
अंदर गई, इसमें क्या हुआ, लिक्विड एयर अंदर गई एक्सपेंशन जेट से, ठीक है। और नाइट्रोजन, अब देखो N2 आर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन भी तो थे ना, तो वो नाइट्रोजन और आर्गन क्या हो गया, यहाँ से बाहर चले गए, ये भी बाहर चले गए, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम था, यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन बाहर चले गए। और फिर जो बचा हुआ लास्ट में क्या गया, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन ही क्या बची, यहाँ पे बची, वो आगे स्टोर कर ली, ठीक है। तो ये था हमारा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, मतलब एयर में से जो अलग अलग गैसेस थी उनको हटा लिया, लास्ट में क्या बचा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखते हैं वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, ठीक है। अब देखो वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, अब वाटर को प्योर कैसे करते हैं, देखो अब ये रेजर्वियर है और इसमें क्या हुआ, टू अलाउ सॉलिड सेटल, अब देखो सेडिमेंटेशन टैंक है ये, यहाँ पे सॉलिड को सेटल कर दिया नीचे और सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर दिया, मतलब फिल्ट्रेशन कर दिया ऊपर से, फिर टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब देखो लोडिंग टैंक है ये, इसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है उनको सेडिमेंट कर दिया। उसके बाद ये वाटर आगे गया और देखो इसमें क्या हो गया, वाटर में फाइन सैंड है, ग्रेव्स है एंड द कोर्स ग्रेवल है, मतलब ये और जो चीज़ें हैं, फिल्ट्रेशन टैंक है, यहाँ पे सब फिल्टर कर दिया और जो ऊपर वाटर बचा उसको यहाँ पे दूसरे टैंक में पास कर दिया और ये जो टैंक, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ इस टैंक में पानी को स्टोर कर दिया और क्योंकि अब इसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है, तो इसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसमें क्लोरीन डाला गया, जिस प्रोसेस को बोला क्लोरीनेशन, ठीक है। और क्लोरीनेशन करने के बाद ये वाटर को घरों में भेज दिया पाइपलाइन के थ्रू और ये आ गया हमारा पीने का पानी। तो ये क्या था, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। एक बार ये नोट्स को अगर चाहे तो आप नोट कर लेना और नोट करने के बाद, नोट्स को पढ़ने के बाद और नोट करने के बाद उसके बाद उसके कुछ आंसर भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और ऐसे ही मैं ये चैप्टर सारे, इसके बाद जो चैप्टर की सीरीज़ है पूरा 9th और उसके बाद 10th, फिर हो सके तो 11th भी करेंगे। तो ऐसे चैप्टर वाइज सीरीज़ चलती रहेगी और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे।